Hello students, once again welcome you to my channel The Athenaeum. Today I'll discuss with you a new chapter from the book Beehive of class 9 and it is My Childhood. तो जो Beehive का जो My Childhood है इसमें क्या हुआ है ना, इसमें आपको जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम एंड हु इज़ नोन एज ए मिसाइल मैन, उनके बचपने के बारे में बताया गया। उनका बचपना कैसे बीता था, हाउ ही वॉज स्ट्रगलिंग व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, उसके बारे में बताया गया है। उसको मैं आपको लाइन वाइज समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा एंड इट विल हेल्प यू ए लॉट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। एंड बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो मिलने वाले हैं। सो चलो शुरू करते हैं टेक्स्ट से। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। तो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने तमिल फैमिली में पैदा हुआ था उन्होंने, और वो सिटी कहाँ पे था, वो एक तमिल फैमिली में इन द सिटी आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। ओके, एक आइलैंड टाउन था रामेश्वरम नाम का, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। erstwhile फॉर्मर माड्रास, जिसे कि पहले माड्रास कहा जाता था, माड्रास स्टेट में ये था। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। उनके जो पापा थे ना वो इतने एजुकेटेड थे ना इतने वो पैसे वाले थे। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। ना उनके पास पैसा था ना उनके पास एजुकेशन था, फिर भी उनमें बहुत सारे मतलब इनेट विजडम थे, पैदाइशी वो बहुत ज्ञानी थे। एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, मतलब उनके अंदर बहुत ही इंसानियत थी, बहुत अच्छे थे वो। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर असीमा। तो वो एक अपनी मेरी माँ के लिए वो एक आइडियल हेल्पमेट थे, मतलब आदर्शवादी, वो एक दोस्त जैसे थे अपने माँ के लिए, उनके माँ के लिए, मतलब अब्दुल कलाम की माँ के लिए। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनके पापा कितने अच्छे थे, कितने ईमानदार थे, मतलब कितने इंसानियत था उनके अंदर, कि वो बता रहे हैं मुझे तो याद नहीं है, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग उनके घर में सी फेड एवरी डे, मतलब उनकी माँ कितने लोगों को खिला रही थी हर दिन अपने घर में। बट आई एम क्वाइट सर्टन, कि मैं इतना जानता हूँ दैट फार मोर आउटसाइडर्स, मतलब बहुत सारे बाहर के लोग एट विथ अस, हमारे साथ खाते थे, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। तो हमारे घर के मेंबर के साथ साथ बहुत सारे बाहर के लोग भी हमारे घर में उस वक्त खाते थे, मेरी माँ उनको खिलाती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, मतलब उनके जो बहुत सारे भाई और बहन थे, मतलब बहुत सारे सिबलिंग्स थे। ए शॉर्ट बॉय विथ ए रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो वो अपना जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बता रहे हैं, शॉर्ट बॉय मतलब हाइट में वो बहुत छोटे थे, एंड रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स मतलब कि उनका लुक ऐसा था कि कोई उन्हें डिस्टिंग्विश ना कर पाए, मतलब जैसे कि कोई हमें फॉर एग्जांपल कोई इतना अच्छा दिखता नहीं है कोई आदमी, तो हम उसे ज़्यादा देखते नहीं है और पर्टिकुलरली वो पहचाना नहीं जाता। बट दोज हु लुक्स गुड दे आर ऑलवेज आइडेंटिफाइड, जो लोग अच्छे दिखते हैं वो उनको हम आराम से पहचान लेते हैं। लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि मैं इतना अच्छा दिखता नहीं था और बहुत हाइट में मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे दे वर वेरी हैंडसम, बहुत दिखने में वो अच्छे थे, दे वर टॉल, दे वर हैंडसम। सो वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। तो वो क्या बता रहे हैं कि वो जो अपनी एंसेस्ट्रल हाउस मतलब पुरानी घर में रह रहे थे, जो कि मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी के बीचों बीच वो बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पुक्का हाउस मीन्स वो जो कंक्रीट हाउस, बहुत बड़ा सा कंक्रीट हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, लाइमस्टोन से एंड ब्रिक से, ओके, दोनों मिला के वो बनाया गया था। ऑन द मोस्ट स्ट्रीट इन रामेश्वरम,
रामेश्वरम के जो मस्क स्ट्रीट है, जो मस्जिद का जो स्ट्रीट था रामेश्वरम का, उसमें वहाँ पे उनका घर था, जो कि एक पक्का घर था, मतलब कंक्रीट हाउस था, जो कि लाइमस्टोन एंड ब्रिक से बनाया गया था। माई austere फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। अस्टेरी फादर, अस्टेरी हियर एज एन एडजेक्टिव दिया गया है, जिसका मतलब है सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। मेरे जो पापा थे वो अपने पापा का एक कुछ क्वालिटी बता रहे हैं। पहले से उन्होंने बताया था जेनरियस एंड ही हैड इनेट विजडम, और एक दूसरा क्वालिटी बता रहे हैं कि वो बहुत सिंपल थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड बहुत सीवियर भी थे। यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। तो मेरे जो पापा थे वो बहुत जो बिना, जो ज़रूरी नहीं है, विदाउट, जो नीडेड नहीं है, जो कंफर्ट और लग्जरी, एक्स्ट्रा लग्जरी, एक्स्ट्रा कंफर्ट उन्हें ज़रूरी नहीं था, जो एसेंशियल नहीं था वो उसे अवॉइड करते थे, क्योंकि ही वॉज वेरी सिंपल। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथेस। लेकिन उसको अगर छोड़ दें तो मेडिसिन, क्लॉथेस और फूड, ये जो एक इंसान का मतलब एसेंशियल एलिमेंट होता है, जो कि इंसान को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जीने के लिए खाना चाहिए और हेल्थ कंडीशन के लिए मेडिसिन चाहिए और अपने बदन को छुपाने के लिए क्लोथेस चाहिए। तो ये सब मेरे पापा हमें देते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। अगर मैं बोलूँ, मतलब इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो क्या बता रहे हैं, आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मेरा जो बचपन था वो बहुत सिक्योर था, बहुत अच्छा था। हाँ, क्योंकि दोनों तरफ से, मतलब बहुत मैटेरियली, मतलब मैटेरियल की अगर बात करूं तो जितने मैटेरियल मुझे चाहिए थे, बुक्स हो या खिलौने हो, जो भी व्हाटएवर, वो सब मुझे मिल जाते थे। एंड इमोशनली मीन्स आई वॉज वेरी मच लव्ड बाय माई पेरेंट्स, वेरी मच केयर्ड बाय माई पेरेंट्स। सो आई वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्ड, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। ठीक है। सो देखो अभी फर्स्ट स्टैंजा और सेकेंड स्टैंजा में हमें क्या देखने को मिल रहा है। इन द फर्स्ट स्टैंजा जो नरेटर हैं, मतलब यहाँ पे अब्दुल कलाम हैं, उन्होंने वो बता रहे हैं कि वो कहाँ पैदा हुए थे। फर्स्ट स्टैंजा, वेयर ही टुक बर्थ, एंड उनके पापा कैसे थे, व्हाट वाज हिज फादर्स नेचर एंड व्हाट वाज हिज मदर्स नेचर। ओके, ये फर्स्ट स्टैंजा में बताया जा रहा है। सेकेंड स्टैंजा में वो बता रहे हैं उनका बचपना कैसे था, वो कैसे दिखते थे, व्हाट वाज हिज अपीयरेंस एंड वेयर दे लिव्ड, व्हाट वाज द कंस्ट्रक्टिव अपीयरेंस, और उनका जो घर था वो कैसा था, और उसके साथ साथ और एक क्वालिटी उनके पापा के बारे में वो बता रहे हैं। सो इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, नरेट द वे और हाउ डिड अब्दुल कलाम narrated or described his father and mother. Okay, let's go to the third paragraph. The Second World War broke out in 1939. तो ये आपको पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गया था। व्हेन आई वाज 8 years old, तब अब्दुल कलाम 8 साल के थे। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, ए सडन डिमांड फॉर टैमारिन सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट। तो मुझे तो रीज़न पता नहीं, वो क्या बता रहे हैं कि रीज़न पता नहीं है क्यों ऐसा हुआ, पर मार्केट में जो टैमारिन सीड होते हैं, ओके, उसका टैमारिन सीड जो होते हैं उसका एक सडन एरप्शन हो गया था, मतलब मार्केट में उसका एक सडन डिमांड हो गया था। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मस्क स्ट्रीट। तो मैं भी क्या करता था, जब मैंने देखा उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो मैंने भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया, एंड उसे मैं भी एक शॉप में, एक दुकान में जाके वो भी मैं बेच देता था, जिससे मुझे कुछ पैसा मिल जाते थे। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। तो एक दिन में मुझे कितना मतलब हाउ मच आई अर्नड इन 1 डे, एक दिन में कलेक्ट करके मुझे मिल जाता था। प्रिंसली सम मतलब उनका मीनिंग दिया है जेनरियस अमाउंट, मतलब उनके लिए वो बहुत बड़ा था। हियर आयरॉनिक मीन्स, ये लिखा है हियर आयरॉनिक मीन्स उनके लिए उस वक्त व्हेन ही वाज ए स्मॉल चाइल्ड, ओके, 1 आना वाज एनफ फॉर हिम, उनके लिए बहुत ज़्यादा था वो उस वक्त। So my brother-in-law Jalauddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani. तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ है,
वो मुझे, जिसका नाम है जलाउद्दीन, वो मुझे स्टोरीज़ बताता था वर्ल्ड वार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो मुझे स्टोरी बताता था। और वो बाद में मैं उसे हेडलाइन में पढ़ता था, कहाँ पे ना, दिनमणि, दिनमणि वॉज, वो मैं पढ़ लेता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, कि जहाँ पे हम लोग रहते थे, जो जगह रामेश्वरम, वो थोड़ा सा मतलब आइसोलेटेड था, मतलब अलग था सबसे, इसीलिए इतना अफेक्टेड नहीं था ये वर्ल्ड वॉर के वजह से। जैसे कि दूसरे सिटी, दूसरे जगहों में वो प्रभाव पड़ चुका था वर्ल्ड वॉर का, मतलब सब हैरान थे, सब परेशान थे। तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मतलब प्रभाव नहीं पड़ा था, इतना अफेक्ट नहीं हुआ था हमारा जगह, क्योंकि वी वर आइसोलेटेड। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लार्ड। लेकिन बहुत ही जल्द इंडिया को भी वो जो अलाइड फोर्सेस था, जो कि आपने पढ़ा है हिस्ट्री में अलाइड फोर्सेस के बारे में, इंडिया को भी वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा एंड इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। ओके, चारों तरफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। जब इमरजेंसी होता है तब लोगों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन को झेलना पड़ता है, तो वहाँ पे उनका भी वही प्रॉब्लम हुआ था। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और वो जो अफेक्ट पड़ा था जो इमरजेंसी का, उसका पहला पन्ना क्या था और पहला एक्शन क्या था, जो रामेश्वरम स्टेशन में जो ट्रेन रुकता था वो बंद हो गया। मतलब बताया गया कि रामेश्वरम स्टेशन में नेक्स्ट डे से ट्रेन रुकेगा नहीं। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanuskodi। तो ये डिक्लेयर हो गया कि ट्रेन वहाँ पे रुकेगा नहीं रामेश्वरम स्टेशन में, जिसके वजह से जो न्यूज़पेपर जो आ रहे थे ट्रेन के माध्यम से, बाय ट्रेन, अगर ट्रेन रुकेगा नहीं तो वो न्यूज़पेपर निकलेगा कैसे, उसे उतारेंगे कैसे। तो ये डिसाइड हुआ कि ट्रेन चलते चलते वो क्या करेंगे, वो बंडल में बांध के वो न्यूज़पेपर को स्टेशन में फेंक देंगे। दैट फोर्स्ड माई कजिन शामसुद्दीन who distributed newspapers in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। तो क्या हुआ, ये जो डिक्लेरेशन हो गया कि ट्रेन रुकेगा नहीं और न्यूज़पेपर को फेंकना पड़ेगा चलती ट्रेन से, तो उस वक्त मेरा जो कॉजिन था शामसुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, न्यूज़पेपर मतलब बांटने में, जो बांटने का काम कर रहा था, उसे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था। मतलब उसे एक कोई एक चाहिए था जो कि उसे हेल्प कर सके। किस लिए, टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली। क्यों चाहिए था उस शामसुद्दीन को हेल्प, कि कोई ऐसा आदमी हो जो उन्हें हेल्प कर सके वो बंडल को कैच करने में, पकड़ने में एंड और लाने में एज इफ नेचुरली, जैसे कि आई फिल द स्लॉट, मैंने ही वो जगह फिलअप किया, मतलब मैं ही आगे निकल गया कि मैं ही उसे हेल्प करूँगा, बिकॉज ही वांटेड समवन टू बी हेल्प्ड, सो मैं ही निकल गया हेल्प करने में। शामसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे अंडरलाइन कर दीजिए। शामसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, जो पहला मेरा जो तनख्वाह था और पहला जो मेरा इनकम था, फर्स्ट अर्निंग, वो मुझे कहाँ से मिला था, किसके हेल्प से मिला था, ना शामसुद्दीन, और he wanted someone to help him to catch the bundles which will be thrown or which were being thrown from the running train। तो मैं उस जगह को फिलअप किया मैंने और मुझे पहला इनकम मिल गया। हाफ ए सेंचुरी लेटर मतलब आफ्टर 50 years I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। मतलब आज मतलब जब वो लिख रहे हैं ये, तब वो 50 साल आगे चला गया, मतलब 50 साल पहले, 50 years before he was throwing the newspaper, or he was catching the newspaper, and he had the chance and opportunity to earn his first wage। तो क्या बता रहे हैं, 50 साल के बाद फिर अभी भी मुझे वो सर्ज ऑफ प्राइड, जो एक गर्व महसूस होता था, जो एक खुशी होता था, और अर्निंग माय ओन मनी, खुद का जो पैसा इनकम करना। आप लोग भी जब ये सब, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फर्स्ट इनकम जो होता है वो बहुत ही आनंद देता है, दैट गिव्स मीन्स इमेंस प्लेजर,
बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है जब तुम पहला सैलरी लेते हो या पहला इनकम करते हो। जैसे लगता है कि तुमने किसी अचीवमेंट कर लिया है। सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो आप भी जब इनकम पहले करोगे फ्यूचर में, तो आपका जो पहला सैलरी होगा वो आपको जितना खुशी देगा, उसके बाद जितने भी तुम, वो अगर वो 10 रुपया भी हो, इफ़ यू आर अर्निंग 10 रुपीज़ बाय योर एफर्ट, देन दैट विल गिव यू ए प्लेजर आज यू हैव अर्न 10 lakhs। ओके, उसके बाद अगर आप 10 लाख भी कमा लें तो उसका उतना एक खुशी नहीं मिलता। तो वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल बाद भी वो मुझे अभी भी वो खुशी याद है, वो मुझे मैं महसूस कर पा रहा हूँ जो खुशी मुझे मिला था मेरा पहला इनकम में। नंबर 4, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है इसे भी अंडरलाइन कर दीजिए। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा अपना एक खुद का गुण लेके, खुद का क्वालिटी लेके पैदा होता है इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, इमोशनल एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से हर बच्चा अपना एक स्पेशल क्वालिटी लेके पैदा होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी। और सोसाइटी जैसा होगा, एनवायरनमेंट जैसा होगा, उसी के हिसाब से वो ट्रेंड रहता है। अगर वो एजुकेटेड सोसाइटी में रहता है तो वो एजुकेटेड लोगों के बीच रह के वो ऐसा ही हो जाएगा। अगर वो किसी अनएजुकेटेड सोसाइटी में रहता है तो अनएजुकेटेड लोगों के साथ मिलजुल के वो भी उस तरह का बिहेव करने लगेगा। सो ऐसा होता है। यहाँ पे अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने कौन सा स्पेशलिटी लेके पैदा हुआ था और वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे थे जो उन्हें हेल्प कर रहा था। चलो, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो उनका जो पहले से वो बता चुके हैं कि हिज फादर वॉज अ वेरी सिंपल, सिवियर एंड स्ट्रिक्ट पर्सन। एंड सिवियर स्ट्रिक्ट मतलब ये से पता चलता है कि वो बहुत डिसिप्लिन थे। तो अब्दुल कलाम को भी वही क्वालिटी मिला था। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, सच्चाई एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ओके, फ्रॉम माई फादर। ये लाइन अंडरलाइन कीजिए, पूछा जाएगा कि व्हाट वर द क्वालिटीज दैट ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो पापा से वो कौन सा क्वालिटी लाए थे? पहला है ऑनेस्टी एंड दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन। फ्रॉम माई मदर, उनके माँ से वो कौन सा लाए थे ना? आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 brothers एंड सिस्टर्स। मेरे माँ से मैंने क्या लिया था? फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास करना कि हर बार कुछ अच्छा ही होगा, एक विश्वास, पॉजिटिव थिंकिंग। एंड डीप काइंडनेस मतलब दया, लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, किसके लिए भी हो, वो जो दया होता है, ओके, वो मैंने अपनी माँ से। तो 2 things फ्रॉम फादर, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। फ्रॉम मदर, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और मेरे जो 3 brothers एंड सिस्टर, मेरे जो 3 भाई थे और जो मेरे सिस्टर थी, उन्होंने भी वही क्वालिटी ही एक्सट्रैक्ट किया था। आई हैड 3 close फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अभी वो अपने दोस्तों के बारे में बता रहे हैं, ये थोड़े थोड़े याद रखना पड़ेगा आपको। वन है रामानंद शास्त्री, दूसरा है अरविंदन, तीसरा है शिव प्रकाशन। ये तीनों दोस्त थे उनके बचपन में। ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। तो ये एक नोटेबल बात है कि ये जो तीनों थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये तीनों बहुत ही मतलब प्रिंसिपल्ड हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम ये मुस्लिम थे, ये लोग ब्राह्मण थे और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, मतलब बहुत ही जाने माने और बहुत ही प्रिंसिपल ब्राह्मण थे ये लोग। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. तो जब हम बचपन में थे, हमने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि वो ब्राह्मण है, मैं मुस्लिम हूँ, और या उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं मुस्लिम हूँ और वो ब्राह्मण है, क्योंकि हमारा जो अपब्रिंगिंग्स, रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग था, मतलब हमें जैसे सिखाया गया था, जैसे हमें बढ़ाया गया था, जैसे हमें ट्रेंड किया गया था, उसके हिसाब से हमें कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तो जो रामानंद शास्त्री था वो किसका बच्चा था? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वर टेम्पल।
रामेश्वर टेम्पल का जो सबसे बड़ा पूजक था, ओके, पुजारी था, उसका बच्चा था वो कौन? रामानंद शास्त्री। फिर भी उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वर टेम्पल। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड एंड द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो बाद में बड़ा होने के बाद वो उसी काम में लग गया, उसके पापा जिस काम में थे, कि वो भी प्रीस्ट बन गया रामेश्वरम टेम्पल का। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। तो अरविंदन का प्रोफेशन क्या था? वो बड़े होके वो एक ट्रांसपोर्टर बन गया, मतलब जो पिलग्रिम्स होते हैं, मतलब तीर्थ यात्री होते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, उनके लिए वो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट के लिए वो लग गया। एंड शिव प्रकाशन द थर्ड वन बिकेम ए कैटरिंग कंट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। साउदर्न रेलवेज का एक कैटरिंग, मतलब जो खाना वाना देते हैं स्टेशन रेलवे में, उसका वो एक कंट्रैक्टर बन गया। सो देखो, अभी 2-3 चीज़ हमें अभी यहाँ पे याद रखना है। हु वर द फ्रेंड्स, फ्रेंड के नाम क्या थे, एंड व्हाट वर दैट प्रोफेशन इन फ्यूचर आफ्टर बीइंग एज्ड, आफ्टर बीइंग ग्रोन अप, उन्होंने क्या क्या मतलब प्रोफेशन अपना लिया था। रामानंद शास्त्री ने अपने पापा का जो पुराना एंसेस्ट्रल बिजनेस है, मतलब वो और काम है कि रामेश्वरम टेम्पल का, जो रामेश्वरम टेम्पल में काम करना, प्रीस्ट का काम करना, वो रामानंद शास्त्री उसे अपना लिया था। और अरविंदन जो था वो एक ट्रांसपोर्टर बन गया था विजिटिंग पिलग्रिम्स का, और ये शिव प्रकाशन ये एक कैटरिंग कंट्रैक्टर बन गया था साउदर्न रेलवेज में। ठीक है।